स्टूडेंट आपने ये फास्फोरिलेशन का प्रोसेस देखा और सारा डिटेल से पूरी स्टडी की कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किस तरीके से होते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया है ना, इसमें ये है कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहलाता है? मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पर आए, ठीक है? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर पहुंचे NADP रिडक्टेज पे, और यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन जो थे वो NADP के साथ रिएक्ट करके NADPH2 बनाते हैं और बनाने के बाद स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होकर PS1 से मूव किए थे, ये दोबारा रिटर्न होकर PS1 की जानिब PS2 की जानिब नहीं आते, बल्कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये सारे कंज्यूम हो जाते हैं यहाँ NADP रिडक्टेज वाले कॉम्प्लेक्स पर। और ये NADP रिडक्टेज जो है ये क्या करता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके NADPH2 बना देता है। ये हमने पूरा डिटेल से प्रोसेस पढ़ लिया। लेकिन एक और प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हमने ये देखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है और उसमें कौन सा प्रोसेस होता है और ये कब होती है। देखिए स्टूडेंट, अब लाइट रिएक्शन में जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो ये प्रोसेस था और फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस था, इसमें दो चीज़ें बन रही थी। एक बन रहा था ATP का मॉलिक्यूल और एक बन रहा था NADPH2 का मॉलिक्यूल। ATP का मॉलिक्यूल जो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे बन रहा था और NADPH2 का मॉलिक्यूल जो था कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के ऊपर बन रहा था, और सारा प्रोसेस आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि कैसे बन रहा था। अब होता ये है कि इन ये ATP और NADPH2 स्ट्रोमा के अंदर इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर NADPH2 तो सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन में यूज होगा, रिडक्शन के प्रोसेस में सिर्फ उसमें। लेकिन ये जो ATP है ये वहां पर मुख्तलिफ किस्म के दूसरे स्टेप्स में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है? ये दूसरे स्टेप्स में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कार्बोक्सिलेशन में भी होगा, रिडक्शन में भी होगा, इन मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं और रीजनरेशन, तीनों स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है कि ATP की कंजप्शन जो होती है NADPH2 के मुकाबले में ज़्यादा हो रही होती है, या यूं कह लें कि ATP की डिमांड जो है वो NADPH2 की डिमांड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यही वजह होती है कि जब ये दोनों चीज़ें बनकर स्ट्रोमा में आती हैं तो ATP ज़्यादा मिकदार में यूज़ होने की वजह से इसका रेशो जो होता है NADPH2 से कम होने लग जाता है, या यूं कह लें कि इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है और इसकी डिमांड स्लोली ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू NADH2। अब सारे प्रोसेस को बैलेंस में रन करने के लिए, चलाने के लिए इन दोनों का खास बैलेंस होना ज़रूरी है। तो फिर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे कन्वर्ट होता है इसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले एक्साइट होकर आते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पर, जैसा कि होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोकिनोन। फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास आते हैं और प्लास्टोसाइनिन को पहुंचाता है PS1 के पास, और PS1 से फिर आते हैं FD के पास। अब FD इसको NADPH2 के पास नहीं लेकर, NADPH रिडक्टेज के पास नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ लेकर गया तो ये भी बनना शुरू हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, डिमांड तो ATP की बढ़ चुकी है। तो फिर क्या होता है कि ये जो FD होता है, ये FD इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को बजाय आगे ले जाने के पीछे ले आता है, और कहाँ पर? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पर इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है दोबारा से PS2 के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन तो दोबारा रिटर्न हो गया, ठीक है? ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। अब कंटिन्यूअसली यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, मतलब PS2 से इसके पास आ रहे हैं, और फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यानी PS1 से भी पीछे की तरफ आ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि इस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं, जिससे पंपिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता रहता है और NADPH2 के बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब ये बनना स्टॉप हो गया और इसके बनने का प्रोसेस फास्ट हो गया, और जैसे ही इन दोनों का बैलेंस फिर से मेंटेन होता है, मतलब जितनी डिमांड में ATP रिक्वायर्ड होती है उतनी बन जाती है, तो ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक से एक मरतबा फिर साइक्लिक हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखने की जो बात है ना वो ये है कि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक किसी भी नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है? नॉर्मली प्लांट के अंदर जो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस चलता है वो नॉन साइक्लिक चलता है,
नॉन साइक्लिक, ठीक है, जिसमें PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर स्टार्ट होता है और NADP रिडक्टेज तक आता है, ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रॉन कभी भी रिटर्न नहीं करता, वो NADPH2 का पार्ट बन जाता है, ये नॉन साइक्लिक कहलाती है। और नॉर्मली नॉन साइक्लिक चलती रहती है, लेकिन वेन एवर हायर डिमांड्स ऑफ ATPs अराइज, ठीक है, एटीपी की डिमांड बढ़ जाती है। एटीपी की डिमांड इसलिए बढ़ती है कि एटीपी और NADPH2 दोनों मॉलिक्यूल प्रोड्यूस तो एक साथ हो रहे हैं, लेकिन मामला ये कि NADPH2 तो सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन के एक ही स्टेप में इस्तेमाल हुआ है, रिडक्शन में, लेकिन एटीपी तीनों स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे इसमें कैसे इस्तेमाल होता है। इसलिए एटीपी की डिमांड अचानक से कहीं कभी भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है और डिमांड इसकी बढ़ सकती है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि पहले PS2 और PS2 से जाता है चीज ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से आता है PS1, और PS1 से बजाय ये दोबारा से NADP रिडक्टेज के जाने के ये दोबारा रिटर्न करके आता है इस जगह पर, और फिर यहाँ से दोबारा रिटर्न करके इस साइड पर आ जाता है, ये साइक्लिक, और फिर ये दोबारा, यानी ये प्रोसेस साइकिल में चलता रहता है, यहाँ से मूव करके इधर पे आ जाता है और फिर यहाँ से मूव करके दोबारा इस तरह, और इस तरह से पूरा साइकिलिक का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही एटीपी की डिमांड पूरी हो जाती है, ये वंस अगेन साइक्लिक से नॉन साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस में इंक्लूडेड था, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है ये प्रोसेस। स्टूडेंट अब हम डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल, इसमें कितने फेज स्टेप्स होते हैं और ये कैसे, इनमें क्या क्या होता है।